अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे एक ऐसे नेता को जिन पर अभी ताजा बहुत सारे इल्जाम लगे हैं। ऐसे नेता जिन्होंने इल्जामात की सफाई देने में कभी भी हिचक नहीं दिखाई। प्लीज वेलकम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी। और इससे पहले कि आज का मुकदमा शुरू करें, आज के जज परंजय गुहा ठाकुरता की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। शुरू कीजिए। और नितिन जी, आप तो काफी फाइल वगैरह लेकर आए हैं तैयारी से पूरा मुकदमा लड़ने के लिए। मुकदमा है इसलिए तो एविडेंस भी चाहिए, तो कागज लेके आया हूँ। तो इससे पहले कि हम पहला इल्जाम लगाएं नितिन गडकरी पर, एक नजर डालेंगे उस बैकग्राउंड पर, पृष्ठभूमि पर जिसमें आज का यह खास मुकदमा चलाया जा रहा है बीजेपी के अध्यक्ष नितिन गडकरी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन गडकरी एक बार फिर खबरों में हैं। नितिन गडकरी पर अरविंद केजरीवाल ने गंभीर आरोप लगाए हैं। नितिन गडकरी के बचाव में अरुण जेटली और सुषमा स्वराज मैदान में उतरे। नितिन गडकरी बीजेपी के अब तक के यंगेस्ट प्रेसिडेंट हैं। इन्हें एक और टर्म प्रेसिडेंट बनाए रखने के लिए बीजेपी ने संविधान में संशोधन किया है। नितिन गडकरी आरएसएस के करीबी हैं। महाराष्ट्र की सरकार में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रह चुके हैं। नितिन गडकरी एक सफल उद्योगपति भी हैं। बायोडीजल प्लांट, शुगर मिल्स, पावर प्लांट्स इनके कार्यक्षेत्र का हिस्सा हैं। नितिन गडकरी अपनी पार्टी को भी बिजनेस की तरह चलाते हैं और अपनी बात बेबाकी से कहते हैं। आपकी अदालत में नितिन गडकरी अपनी पैरवी खुद करेंगे। तो मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम नितिन गडकरी पर। आपकी अदालत में बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी पर इल्जाम है कि इन्होंने किसानों की जमीन हड़प ली। अब नितिन जी, आप फाइलें निकाल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आपने किसानों की जमीन हड़प ली, उनका पानी सारा कब्जा कर लिया और ये आपकी वजह से विदर्भ में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। पहली बात तो ऐसी है कि मैंने 1 एकड़ भी ज़मीन कोई मेरे पास नहीं है जो मैंने कोई हड़पी है। ये जो ज़मीन है इसके कागज़ मेरे पास है। नागपुर में एक वडगांव धरण बन रहा था। धरण बनते समय धरण के बाजू में वहीं के मुरुम निकाल कर एक ज़मीन पूरी तरह से वेस्टलैंड पड़ी थी। उसमें से कोने पर 1.5-2 एकड़ ज़मीन केवल बाकी अच्छी थी, बाकी सब पेड़ लगे थे, कोई वहाँ जाता नहीं था, कुछ नहीं हो रहा था। मैंने सरकार को कहा कि हम लोग ये जो गन्ने के सैंपलिंग तैयार करते हैं, इसके लिए आप ये ज़मीन अगर दे सके तो हमारी पूर्ति समृद्धि सिंचन योजना, ये कल्याणकारी योजना, ये चैरिटेबल ट्रस्ट में रजिस्टर एनजीओ है। उसका मैं उस समय अध्यक्ष था, मैंने सब पद छोड़ दिया, अभी किसी पद पर नहीं हूँ। तो सरकार ने हमको किराए पट्टी पर ये ज़मीन दी। एक ज़मीन मेरे नाम पर नहीं, मेरे परिवार के नाम पर नहीं, मेरे कंपनी के नाम पर नहीं, और ये ज़मीन का मैं मालिक नहीं हूँ, मेरा कोई संबंध नहीं है। आरोप करने वालों को मेरा आह्वान है और आपको आह्वान है कि ये ज़मीन अगर मेरी है तो इस ज़मीन के 7/12 पर, 7/12 मिनट लैंड रिकॉर्ड पर, इसमें मेरा नाम नहीं, इसमें महाराष्ट्र सरकार का नाम है। तो आप मुझे एक बार ये बताइए कि मेरे नाम पर कौन सी ज़मीन है। देखिए, ये कागज़ मेरे पास भी बहुत सारे हैं। हाँ बताइए बताइए। नागपुर के खुरसापुर गांव में बांध बनाने के लिए ज़मीन अधिग्रहित की गई। ज़मीन ज़रूरत से ज़्यादा अधिग्रहित की गई। बांध बनाने के बाद करीब 100 एकड़ ज़मीन खाली पड़ी थी। सन 2000 में किसानों ने सरकार को चिट्ठी लिखी और मांग की कि खाली पड़ी ज़मीन पर वो लोग खेती करना चाहते हैं। सरकार ने उनकी चिट्ठी का कोई जवाब नहीं दिया। 2005 में जून में बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी ने अजीत पवार को चिट्ठी लिखी और नवंबर 2007 में नितिन गडकरी को यह ज़मीन मिल गई। जो ज़मीन किसानों को वापस मिल जानी चाहिए थी, वो ज़मीन नितिन गडकरी के कोऑपरेटिव को दे दी। देखिए, पहली बात ऐसी है कि 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है, पिल्ले वर्सेस केरल सरकार, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि एक बार जो लैंड एक्वायर्ड होती है वो फिर से उसको वापस नहीं की जा सकती। वैसे मैं इस मत का हूँ
कि अगर ज़मीन का उपयोग अगर नहीं हो रहा और किसान मांग रहा है तो उसको देना चाहिए, ऐसा कानून बनना चाहिए, उसमें मेरा विरोध नहीं है। VIDC ने रेजोल्यूशन पास किया। पहली बार ऐसी है कि जब अजीत पवार को मैंने पत्र दिया तो उसने मराठी में लिखा कि ये विदर्भ सिंचन कारपोरेशन के अगले मीटिंग में ये विषय चर्चा के लिए लीजिए। वो पत्र वो दिखाते हैं जी। अभी चर्चा के लिए लेना इन्हें दी नहीं होती, और मुझे उन्होंने आरोप लगाया कि 4 दिन में इनको मिली। पत्र का ऊपर लिखा गया कि अगले मीटिंग में विषय रखो, उसके बाद 1 साल से ज़्यादा समय इसके लिए लगा। इसलिए पहला उन्होंने जो आरोप किया कि 4 दिन में मिली, ये सारा लेकिन ये सही है कि अधिकारियों ने उस मीटिंग में इसका विरोध किया था कि ये किसानों को दी जाए, नितिन गडकरी को न दी जाए? देखिए, मेरे पास उसमें वो जो प्रस्ताव हुआ था उसमें लिखा था कि ये ज़मीन देने के पहले कानूनन और गवर्नमेंट की नीतियों के अनुसार इसका वेरिफिकेशन करके ही उसके बाद दी जाए। VDC के जो विदर्भ इरिगेशन कॉर्पोरेशन के जो एडवोकेट थे, जो उनके एक्सपर्ट थे, जिनके लीगल एक्सपर्ट थे या जिनके ऊपर जिम्मेदारी जुगल किशोर गिल्डा, इन्होंने 4 पेज की उसके ऊपर नोट लिख कर दी। फिर पूरा वेरिफिकेशन हुआ और उसके बाद कानूनी मार्ग से ये ज़मीन NGO के रूप में, मैं मालिक नहीं हूँ, मेरे पास 1 एकड़ भी ज़मीन नहीं है, वो ना मैंने कोई ज़मीन ली, ना मेरे परिवार ने नहीं, वहाँ के शुगर फैक्ट्री में ली, ना कंपनी को मिली, वो एक NGO को मिली। उसका नाम है पूर्ति समृद्धि सिंचन कल्याणकारी योजना, जिसका मैंने 1.5 साल पहले रजिस्ट्रेशन भी दे दिया। लेकिन ये सही है कि आपने ये ज़मीन 99 ईयर्स के लिए मांगी थी? ये सही है। ये भी सही है कि अजीत पवार ने भी कहा था हाँ 99 ईयर्स के लिए दे नहीं, दें? ये सही नहीं है। देखिए, वो मराठी में रेजोल्यूशन है, मैं उसको इतना अच्छे से पढ़ नहीं सकता हूं। मैं आपको बताता हूँ, मैंने ये कहा था जब एप्लीकेशन की थी, ये सही है कि ये हमको 99 साल के लिए दीजिए, पर एज पर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन सरकार की अभी 11 साल के ऊपर लीज नहीं दे सकती, ऐसा गवर्नमेंट ने देखिए GR निकाला। VIDC का जो क्लॉज है 247 248 उसके मुताबिक 5 साल से ज़्यादा नहीं दी जा सकती। देखिए, 11 साल तक दी जाती है, इसका लीगल ओपिनियन मिला है। आप जो कह रहे हैं ऐसा क्लॉज नहीं है। मुझे सरकार ने सभी नियमों का अध्ययन करके लीगली ओपिनियन लेने के बाद उस NGO को ये ज़मीन दी है। पर एक मैं आपको उल्टा सवाल पूछता हूँ, जिस ज़मीन का मैं मालिक नहीं, जो ज़मीन कभी मेरे नाम पर नहीं, जो ज़मीन मेरे परिवार के नाम पर नहीं, जो ज़मीन का संबंध मेरे कंपनी के साथ नहीं, और इसका मैंने ज़मीन, क्या आपने कौन सा शब्द प्रयोग किया, ज़मीन मैंने हड़प ली। हाँ। तो मैंने क्या हड़पा, किसको हड़पा, क्या हड़पा, ये तो जवाब दे कोई। ये तो मुझे कोई हाथ में मिला ही नहीं कोई, तो मैंने हड़पा क्या। तो मैं अदालत के द्वारा आप जैसे एक निष्णात वकील को एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मिलॉर्ड, मुझे आप बताइए कि मैंने कौन सी ज़मीन कौन से नाम की मेरे नाम पर हड़पी है, उसका सर्वे नंबर, उसका डिटेल आप थोड़ा अदालत में हमको बता दें। देखिए, ये नागपुर के खुरसा गांव में जो 100 मेरे नाम पर ही नहीं है वो। हाँ, ये किसान गजानन घाटगे, हाँ, इन्होंने कहा कि भाई ये हमारी ज़मीन थी, हम इसको वापस लेना चाहते थे और हमने कई बार कंप्लेंट की, लेकिन वो ज़मीन हमें नहीं दी, वो नितिन गडकरी को दे दी। गजानन घाटगे को जो ज़मीन है उसको मिलने में मेरा कोई विरोध नहीं है। एक बार एक्वायर्ड की हुई लैंड उस किसान को फिर से वापस नहीं दी जा सकती, ऐसा वो नियम है। दूसरा, उन्होंने कहा कि अगर वापस करनी होगी तो उन्होंने उसको कहा कि मार्केट रेट से उसका ऑक्शन किया जाए। बाद में ये जो ज़मीन है ये पब्लिक पर्पस के लिए, सोशल इंटरेस्ट के लिए, कल्याण जैसे चैरिटेबल ट्रस्ट में जो NGO रजिस्टर होते हैं उनको दी जा सकती है। महाराष्ट्र के GR है और उसके अनुसार मिले। दूसरा, ये गजानन घाटगे जो है जिसके बारे में मेरे ऊपर आरोप किया गया, ये गजानन रामबाबू घाटगे ये खुरसापर का किसान है। अब ये नई बात आई कि ये हमारा शेयर होल्डर निकला, क्योंकि मैं कोई उद्योगपति नहीं हूँ। लेकिन इल्ज़ाम तो है कि आपने इसको डरा धमका के ज़मीन खाली करवाई है, आप कहने शेयर होल्डर। अगर ये ज़मीन अगर आज उसके ही ताबे में है और उसने कल टीवी पर बयान दिया हुआ है कि ज़मीन पर अभी मैं ही ज़मीन चला रहा हूँ, मेरे ताबे में मेरी ज़मीन है और उसका किराया हमारी संस्था भर रही है, और उसको हमने हमारे तरफ से सोलर, वहाँ जंगली जानवर आते हैं इसलिए सोलर फेंसिंग करके दिया है। तो ज़मीन आज मैं दावे के साथ अदालत के सामने कह रहा हूँ कि कोई भी होगा तो सिद्ध कर दे, आज उसके पास ही उसकी ज़मीन है और वहाँ कॉटन और ये लगा हुआ है, अपनी तुअर की दाल, तुअर लगा हुआ है। देखिए, ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन के लोग हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि हमारे पास में वीडियो है, इस व्यक्ति ने हमें बुलाया, इस व्यक्ति ने हमें कहा कि मेरी ज़मीन हड़प ली, इस व्यक्ति ने कहा कि मैं बहुत डरता हूँ, आप मेरी मदद कीजिए।
इसके वीडियो ये जो है उसके बारे में मुझे उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करनी है, पर मैंने पूछा तब इसको ऐसे बताया गया कि तुम इंटरव्यू दो और हम आपको 100 एकड़ ज़मीन आपको दिला देंगे। तो उसके बाद में उसका जो इंटरव्यू आया है वो आपके चैनल में आया कि नहीं मुझे पता नहीं, पर राष्ट्रीय 7-8 चैनल में आया और उसने कहा है कि हमारा कोई झगड़ा नितिन गडकरी से नहीं, उन्होंने हमारी कोई ज़मीन हड़पी नहीं है, ज़मीन महाराष्ट्र सरकार के पास है और महाराष्ट्र सरकार ने वो ज़मीन हमको देनी चाहिए, ये हमारी मांग है। गडकरी जी ने हमको मदद की है, सोलर फेंसिंग करके दिया, उनके कारण हमको यहाँ फ़ायदा हुआ है, ये बात उसने कही है। उसने ये भी कहा कि उसकी पत्नी ने, जिन दुर्गा जिनका आपने नाम लिया, कि वो गायब हो गए हैं, वो मिल नहीं रहे। वो कल मैं भी अचंभे में पड़ गया क्योंकि आपके मीडिया वालों को लगे तो गडकरी ने गायब किया, ब्रेकिंग न्यूज़ तुरंत। तो मैं भी चिंता कर रहा था। वो कल उसने मीडिया में नागपुर में बताया कि मैं डर गया था, पर गडकरी के कारण नहीं, मीडिया के कारण। और आपके लोग जो ये अपना टीवी कैमरा लेके उसके घर घर में जो जाने लगे, तो वो घर से अपने साले के घर नागपुर गया था। फिर कल उसने टीवी वालों को प्रतिक्रिया दी और उसकी कल की प्रतिक्रिया ऑलरेडी लोगों के सामने आई है। उसको गुमराह किया गया था। एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है कि किस प्रकार से झूठी बातों को जोड़कर किसी को बदनाम करने की कोशिश की जाए। और अगर मैं तो चाहता हूं कि आपकी इंक्वायरी कमेटी बन जाए और इसमें पूरी इंक्वायरी हो जाए। अगर मैं दोषी हूं तो आप जो सज़ा देंगे, अदालत देंगी, वो मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। ठीक है नितिन जी। आपकी अदालत में बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी पर आरोप है कि इनकी अपने विरोधी दलों से मिली भगत है। नितिन जी, आप इस बात के लिए तो तैयार हैं कि जो जमीन का इल्जाम आपके ऊपर है उसकी जांच हो जाए? आप ये भी कह रहे हैं कि आपने वो जमीन हड़पी नहीं, वो जमीन सरकार की है। देखिए, ये इसको गवर्नमेंट का ऑफिशियल रिकॉर्ड है और मैं अदालत को ये पेश करना चाहता हूँ। इस रिकॉर्ड के मुताबिक ये इसकी जो मालक है उसका नाम है सरकार, महाराष्ट्र सरकार। और ये ज़मीन जो है जिसकी मालिक अगर महाराष्ट्र सरकार है, ये पूरे सर्विस दिए हुए हैं 26.17 एकड़। तो मुझे बताइए मैंने हड़पा क्या है? आप कह रहे हैं कि इसकी मालिक महाराष्ट्र सरकार है। हाँ। इल्जाम यही तो लग रहा है कि आप महाराष्ट्र सरकार के साथ मिले हुए हैं। यानी देखिए, ये अरविंद केजरीवाल, अंजलि दमानिया जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप शरद पवार के खिलाफ, अजीत पवार के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोलते। देखिए, महाराष्ट्र में तेलगी प्रकरण किसने निकाला? महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड का प्रकरण किसने निकाला? 70,000 करोड़ रुपए महाराष्ट्र में सिंचाई घोटाले पर का इल्जाम लगा है। 70,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिला, इस तरह के इल्जाम है। अजीत पवार को इस्तीफा देना पड़ा। क्या नितिन गडकरी ने एक बार भी बयान दिया? मेरी अड़चन ये हो गई कि आजकल मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हूँ, तो मैं बाइट नहीं देता और मुझे किसी भी राज्य के किसी भी इशू पर मैंने नहीं बोलना चाहिए। मैंने राष्ट्रीय विषय पर भी मैं केवल आधा घंटे के जो इंटरव्यू होती है उसी में बोलता हूँ। तो महाराष्ट्र में पिछले 2 साल में मैंने किसी भी मराठी चैनल को इंटरव्यू नहीं दिया। अभी पहली बार कल परसों 2-3 चैनल को दिया है और मैं कोई इंटरव्यू पेपर को भी नहीं देता। इसका कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मुझे पार्टी के हमारे मित्रों ने सुझाव दिया कि तुम अब रीजनल विषयों पर और राज्य स्तरीय विषय पर आप नहीं बोलना ठीक है। गलत सुझाव दे दिया ना आपको? नहीं, सुझाव गलत नहीं है। देखिए, मैं आपको एक बात देखिए, आप नागपुर से चुनाव लड़ने वाले हैं, आपका पूरा काम विदर्भ के रीजन में है, आप किसानों के लिए काम कर रहे हैं, बहुत सारे एनजीओज आपने शुरू किए हैं, आप महाराष्ट्र के लीडर रहे हैं। तो महाराष्ट्र में 70,000 करोड़ रुपए का इरिगेशन स्कैंडल हो जाए, मंत्री इस्तीफा दे दें और नितिन गडकरी चुप रहे, तो सवाल तो उठेगा। जब मैं महाराष्ट्र में पॉलिटिकल रैलीज होती है तब सिंचाई के बारे में, एनसीपी कांग्रेस सरकार के बारे में मैं अनेक बार बोल चुका हूँ और मैंने प्रखरता से ये विषय रखे। अभी जैसे मैं 2-3 दिन के बाद एक बड़े रैली में जा रहा हूँ, मैं अगर आपको ऐसा सवाल पूछूंगा कि इंडिया टीवी में, आपकी अदालत में, हमारे यहाँ विदर्भ में पानी नहीं मिलता, इस विषय पर आपकी अदालत क्यों नहीं होती? आपको इसीलिए तो बुलाया है। इसका कारण यह है कि आप राष्ट्रीय नेताओं को ही बुलाते हैं। आप रीजनल नेताओं को बुलाते क्या? आप स्टेट लीडर्स को बुलाते क्या? नहीं, आप राष्ट्रीय नेताओं को मैं बुलाते। आपको बता दूं, वैसे मैंने अजीत पवार को इन्विटेशन भेजा है।
तो जरूर और बुलाइए। वो आएंगे तो मैं उनसे इस बारे में जरूर सवाल पूछूंगा और इसी सवाल पर बात होगी। लेकिन आपके बारे में ये बात क्यों कही जाती है कि वो 4 काम हमारे कर दें, 4 काम हम उनके करते हैं, इसलिए मैं नहीं कुछ कहूँगा? ये पूरी तरह से गलत है, 100% गलत है। इसका कोई पुरावा है? ये शरद पवार जी जब लोकसभा में खड़े थे तो मैं हेलीकॉप्टर लेकर 30 सभाएं मैंने उनको हराने के लिए की थी, वहाँ माड़ा लोकसभा क्षेत्र में। प्रफुल्ल पटेल हैं, इनके राष्ट्रवादी के नेता, इनके कॉन्स्टिट्यूशन मैंने उनके खिलाफ लड़कर जिला परिषद जीती है और उन्होंने मेरे कंपटीशन में दूसरी शुगर फैक्ट्री शुरू की है अभी प्रफुल्ल पटेल जी ने। तो हमारा राजनीतिक झगड़ा होता है, पर एक बात है कि हम राजनीतिक विरोधी है, हम व्यक्तिगत दुश्मन नहीं है। लेकिन नितिन जी, कैसा राजनीतिक झगड़ा? आप पर इल्जाम लगे अरविंद केजरीवाल ने और डिफेंस में शरद पवार खड़े हुए, उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं नितिन गडकरी। देखिए, शरद पवार खड़े नहीं हुए, बाला साहेब ठाकरे खड़े हुए, लालू प्रसाद यादव खड़े हुए, मुलायम सिंह यादव खड़े हुए, कांग्रेस के अनेक नेता खड़े हुए। क्या इसका मतलब सब नेताओं से मेरी साठगांठ है क्या? लगता तो यही है। अभी लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव से बीजेपी अध्यक्ष की साठगांठ है, ऐसा अगर किसी को लगता है तो इनमें से एक तो भी आदमी विश्वास रखेगा कि हाथ ऊपर करके बताइए आपकी बात पर। मैं नितिन जी इस पर भी सवाल पूछूंगा, लेकिन इस समय मैं पूछ रहा हूं कि शरद पवार, उन्होंने आज तक मनमोहन सिंह की तारीफ नहीं की और आपके बारे में उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा विकास का काम कर रहे हैं। मेरा शरद पवार जी के, एनसीपी के और महाराष्ट्र सरकार के मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं है। मैं लगातार महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ लड़ता रहा हूं। महाराष्ट्र के विधानसभा में मैं इतना चिल्लाता था, इतने स्कैंडल्स मैंने निकाले कि मुझे देखकर तो अनेक मंत्री आते नहीं थे विधान भवन में। और आप कभी मेरा महाराष्ट्र का रिकॉर्ड देखो, ट्रैक रिकॉर्ड। और शरद पवार जी के ऊपर भी मैंने बहुत अटैक किया हुआ है, एनसीपी पर भी किया है, कांग्रेस पर भी किया हुआ है। ये तेलगी प्रकरण है ना, आप सुनते हो, ये मैंने निकाला हुआ है। ये वक्फ बोर्ड का प्रकरण जो है, ये मैंने निकाला हुआ है। ये पेट्रोल में नाफ्ता डालने का प्रकरण मैंने निकाला हुआ है। और महाराष्ट्र के विधानसभा में मैं ये इरिगेशन का भी मैंने अनेक बार निकाला हुआ है। 350 मैंने एलए क्यों आप कह रहे हैं कि शरद पवार से आपकी दोस्ती, अजित पवार से दोस्ती है, लेकिन उनको आप परेशान भी करते हैं। 100%। आपको मालूम नहीं, आपको और एक बात बताता हूँ। शरद पवार जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे तो मैंने उनके ऊपर इतनी टीका टिप्पणी की थी कि 5 साल वो मेरे से बात नहीं करते थे और ना मैं उनके चैम्बर में कभी जाता था। अगर शरद पवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे तो आप आवाज उठाएंगे? ये जो 58,000 करोड़ का अनाज सड़ता है, इसके ऊपर सबसे पहले कृषि मंत्री करके उनके ऊपर अटैक करके प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर इस देश में गोडाउन्स नहीं बने और ये अनाज क्यों सड़ता है, ये चिल्लाने वाली प्रेस कॉल, उनके ऊपर अटैक करने वाला मैं पहला व्यक्ति था। मैं लगातार महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ लड़ता रहा हूँ, विरोधी विपक्ष का नेता करके मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है। और कांग्रेस एनसीपी के खिलाफ हम लड़ेंगे, महाराष्ट्र में उनको हराएंगे, इसमें कोई दुमत नहीं है। मैं लगातार घूमते रहता हूँ। पर यह बात बिल्कुल सच है जो डंके के चोट पर मैं आपके मार्फत अदालत को बता देना चाहता हूँ कि राजनीति को छोड़कर व्यक्तिगत रिलेशनशिप सभी से रखना, यही हमारी राजनीतिक संस्कृति। हम एक दूसरे के विचारों के विरोधी हैं, हम दूसरे के दुश्मन नहीं है। इसी बात पर मेरा विश्वास है और इसलिए शरद पवार हो, सुशील कुमार शिंदे हो, इवन अडवाणी जी के घर में जाता हूँ। दिल्ली में क्या कहते हैं, नितिन गडकरी ने शरद पवार को, अजीत पवार को, सुप्रिया सूले को, सबको फिट करके रखा है। तो इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस लिस्ट में रजत शर्मा का भी नाम नहीं है ना। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं मुंह फट हूँ, बिल्कुल ठोक पीट के बात करता हूँ, मुझे किसी की चिंता नहीं है। एक बात जरूर है कि मेरा डीएनए और बीजेपी का डीएनए में बहुत फर्क है। तो मुझे लोग कहते हैं कि तुम अभी नितिन गडकरी वाले इसमें मत रहो, जो बीजेपी के अध्यक्ष हो, अटल जी, अडवाणी जी उसमें रहे, तुम शांति से रहो, किसी को टीका टिप्पणी मत करो। इसलिए मैं कभी भी कोई बातें नहीं करता। पर एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे अच्छे संबंध रहने चाहिए सभी पार्टियों के साथ। अभी AB बर्धन कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत बड़े नेता नागपुर के हैं। मैं बीजेपी का अध्यक्ष बनने के बाद उनके घर पर गया था। बर्धन साहब RSS के, बीजेपी के कट्टर विरोधी है। मैं उनके साथ एजिटेशन में कामगारों के लिए भी लड़ा हूँ। तो उनके घर गया तो मैं उनके पैर छुए, मैंने कहा बर्धन साहब मैं बीजेपी का अध्यक्ष बनाऊँ, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। और मैं दिल से उनको मैंने सर झुकाकर अगर उनका मैंने नमस्कार किया, आशीर्वाद लिया। इसका मतलब क्या कम्युनिस्ट पार्टी और बीजेपी की रिलेशनशिप शुरू हुई क्या? वो तो हमारे साथ पार्टी में एक प्लेटफॉर्म पर आने के लिए भी उनकी पार्टी तैयार नहीं रहती। पर इसका मतलब वैसे ही कर रहे हैं जैसे महाभारत में अर्जुन लड़ने से पहले अपने आचार्य द्रोण का पांव छूते थे।
देखिए, आपने बहुत सही बात कही। यही भारत की संस्कृति, इतिहास और विरासत है कि अर्जुन ने कहा कि द्रोणाचार्य के पहले पैर छूकर आशीर्वाद, क्योंकि उनके गुरु थे। ये त्रिकालाबादी सत्य था, और इसलिए मैं हमारे पार्टी में कहता हूँ कि मेरे पैर मत छुओ, पर अटल जी के घर पर मैं जब जाता हूँ, अडवाणी जी के घर में जाता हूँ, तो उनकी उम्र, उनका सम्मान रखने के लिए हम उनके पैर छूते हैं। नितिन जी, जब आप अटल जी, अडवाणी जी का पाँव छूते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब मुलायम सिंह, AB वर्धन के पैर छूते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। देखिए, मुलायम सिंह जी का उम्र कितना है? देखिए, AB वर्धन साहब आज 84 ईयर्स के हैं, और मैं उनको, देखो, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, मैं वर्धन साहब को, मेरा एक वहाँ आया था कि आपके आदर्श नेता कौन है, तो मैंने उस समय जब विद्यार्थी था तो 4 अटल जी के नाम में एक वर्धन साहब का भी नाम लिया था। आपकी अदालत में बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी पर आरोप है कि ये नेता से ज्यादा कारोबारी हैं। नितिन जी, दिग्विजय सिंह बार बार आपके बारे में ये कहते हैं और ये पूछते हैं कि इनकी 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति कहां से आई? मेरे पास एफिडेविट है। 2008 में मैं चुनाव में खड़ा था तो 8 करोड़ रुपए की मेरी प्रॉपर्टी थी, मेरी और मेरे परिवार की। ये एफिडेविट मैंने किया है, इसकी तारीख है 10 सितंबर 2012, और इसके मुताबिक मेरी प्रॉपर्टी की लिस्ट है, और इस लिस्ट के मुताबिक मेरी प्रॉपर्टी 12 करोड़ 37 लाख 91,000 की है, और 2 करोड़ 27,050 रुपये का कर्जा है। आप तो बहुत गरीब निकले इसके हिसाब से। तो ये आप लीजिए, हम दूसरा सोच रहे थे आप दिग्विजय सिंह को दीजिए और बोलना ये प्रॉपर्टी छोड़कर जो 1000 करोड़ की बाकी माइनस प्रॉपर्टी वो ढूंढ लो और उसको तुमको दे देता हूं, बोलना पूरी कांग्रेस पार्टी को दे देता हूं। हम सोच रहे थे आप 1000 करोड़ के उद्योगपति हैं, आप तो कुछ नहीं तो निकले। 988 करोड़ की प्रॉपर्टी मैं दिग्विजय सिंह को तुरंत अवार्ड करके देने के लिए तैयार हूं, वो तुरंत अप्लाई। उन्होंने कहा कि नागपुर में 9 करोड़ का तो आपने मकान खरीदा है और 9 करोड़ उसमें इंटीरियर पर लगाए हैं। पहली बात है, वो मकान 7 करोड़ का खरीदा है और उसके ऊपर 2 कोऑपरेटिव बैंकों ने 5 करोड़ का कर्जा दिया है। और आपको अगर सच बता दूं, अगर कोई अड़चन नहीं, क्योंकि अदालत में अब तो पोस्टमार्टम ही हो रहा है, तो बैंक में कर्जा मांगने के लिए जाते हैं तो कोलैटरल देना पड़ता है। मैंने 400 करोड़ का कर्जा लिया है नेशनलाइज्ड बैंकों से, तो कोलैटरल नहीं है, तो ये मकान 7 करोड़ का कर्जा, 7 करोड़ के मकान में 5 करोड़ का कर्जा लिया, फिर उसकी वैल्यूएशन बढ़ी और 12 करोड़ की प्रॉपर्टी करके वो बैंक में कोलैटरल मिला, तब नया लोन मिला है। तो इसलिए मैंने मकान जो है वो मेरे भी नाम पर नहीं है, वो कंपनी के नाम पर है। उसके बाद उस पर इंटीरियर कुछ हुआ ही नहीं है। और दिग्विजय सिंह और आप दोनों को मैं नागपुर के लिए बुलाता हूँ कि वो मकान भी देख लो और उसके ऊपर कर्जा है कि नहीं बैंकों का वो भी देख लो। दिग्विजय सिंह को तो जरूर बुलाइए, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो रिसर्च कर रहे हैं आपके जितने व्यापारिक सौदे हैं इनके ऊपर। आप उनको आपकी अदालत में बुलाइए और उनको बोलना पहले आरोप करते और बाद में रिसर्च करते, इसके बजाय पहले रिसर्च करिए और बाद में आरोप करिए, ये उनको कहिए। नितिन जी, एक आरोप जिस पर रिसर्च करके इल्जाम लगा वो ये कि आपने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके अजय संचेती नाम के व्यापारी को कोल माइंस अलॉट करवाए। अजय संचेती के साथ मेरे बिजनेस रिलेशन है, ऐसा आरोप दिग्विजय सिंह ने किया है। अभी मैं कोर्ट में केस डाला है उनके ऊपर डिफेमेशन की। अजय संचेती के साथ मेरा डायरेक्ट इनडायरेक्टली कोई संबंध नहीं। कल अनिल अंबानी अगर समाजवादी पार्टी के MP बने थे, या KD सिंह वो तृणमूल कांग्रेस में MP बने, इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े व्यापारी, उद्योगपति, गुप्ता जी लालू के यादव में, लालू प्रसाद जी के पार्टी में बने, तो क्या कोई अगर बनता है तो क्या वो पार्टनर हो गया? अजय संचेती के ग्रैंडफादर RSS के संघचालक थे, उनके भाई जनसंघ के MLA थे, उनका सग्गा चाचा अभी BJP का वर्तमान MLA है। अजय संचेती विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता है और उसके साथ मेरे डायरेक्ट इनडायरेक्टली कोई बिजनेस रिलेशन नहीं। दिग्विजय सिंह भी और लेकिन आपके मित्र हैं, वो सभी मित्र हैं। मित्र क्यों नहीं रहेंगे? नागपुर में 16 लाख लोग रहते हैं और इसलिए वो मनोज शाह भी मेरे मित्र है। मनोज जिसके ऊपर अभी ये हुआ ना, उनके कोलमैन का, वो भी मित्र है। मैं पत्रिका उनके भी घर गया था। विजय दर्डा भी मेरे मित्र है। दुनिया भर के सभी पार्टियों में मित्र है। और मित्र होना है ना क्या पार्टनर होना होता है क्या?
अगर पार्टनर कहना है तो कौन से केस में है, कौन से कॉन्ट्रैक्ट में है, कहाँ कंपनी है, कहाँ देखिए, पार्टनरशिप ये सवाल डील है? इसलिए उठा कि आपने पवन बंसल को चिट्ठी लिखी कि जो ठेकेदार है उनका जो बकाया पैसा है वो लौटा दिया जाए। उसमें से काफ़ी पैसा अजय संचेती का भी है, एक दूसरे एमएलए हैं उनका भी है। देखिए, पहली बात आप समझ लीजिए कि मैं नागपुर विभाग से अभी भी विधायक हूँ और मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में गोसी खुर्द करके धरण आता है, एक बड़ा डैम आता है। ये राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने उसका भूमि पूजन किया और उसकी कीमत 380 करोड़ रुपए थी। आज 30 साल वो काम न होने के कारण उसकी कीमत 14,000 करोड़ रुपए हुई है। ये डेड एसेट पड़े हैं, यहाँ किसानों के जमीन के पैसे नहीं दिए गए और ये पहला पुनर्वसन का काम बंद पड़ा हुआ है और ये प्रकल्प जल्दी अगर पूरा हो जाएगा तो 3.5 लाख एकड़ जमीन पानी के नीचे आएगी, जहाँ विदर्भ में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो मैंने उनको कहा कि आप ये जो केंद्र सरकार ने इसको राष्ट्रीय प्रकल्प करके जाहिर किया है तो आपका जो पैसा है वो रिलीज़ करो, जो कॉन्ट्रैक्टर ने खराब काम किया उसको ब्लैक लिस्ट करो, कार्रवाई करो, वो कोई भी XYZ रहे। मैंने किसी कॉन्ट्रैक्टर को पैसे देने की बात नहीं कही और ये प्रकल्प को जल्दी पूरा करो। मैं आपके सामने इन लोगों को सवाल पूछना चाहता हूँ और आपको अदालत के रूप में सवाल पूछना चाहता हूँ कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 3.5 लाख एकड़ जमीन अगर पानी के नीचे आती है और 380 करोड़ रुपए का काम अगर 14,000 करोड़ रुपए में जाता है, जो देश का नुकसान है, तो उसको जल्दी निधि देकर वो काम को पूरा करो। क्या लोकतंत्र में, संविधान में कहने का मुझे अधिकार नहीं, पत्र देने का अधिकार नहीं? और मैंने एक नहीं 15 पत्र लिखे और 50 पत्र लिखूंगा, क्योंकि मेरे एरिया के किसानों की जान बचनी चाहिए, वहाँ पानी जाना चाहिए, वहाँ इरिगेशन आना चाहिए। तो उसमें मैंने क्या गलत किया? अब ये कांग्रेस के नेताओं का इल्ज़ाम है, उन्होंने कहा कि इरिगेशन घोटाले में अजय संचेती का नाम आया। 1,350 करोड़ रुपए का ठेका ऐसी कंपनी को मिला जिसका इस क्षेत्र में कोई अस्तित्व नहीं है और ये शिकायत बीजेपी और शिवसेना के एमपीज ने की थी। उसको जो कॉन्ट्रैक्टिव प्रोजेक्ट में मिला वो 150 करोड़ का मिला है और वो साल भर में जो कुछ उसके अलग अलग व्यवहार है उसमें इरिगेशन का व्यवहार भी कम है। और मैंने उसको बाद में चर्चा होने के बाद पूछा कि आपके कितने पैसे, कोई 15-16 करोड़ रुपए उनका बैलेंस है उस काम में। खैर, मेरा उसके साथ संबंध नहीं। मैं आपको दूसरी बात पूछता हूँ, इस अदालत के पास अजय संचेती से डायरेक्ट इनडायरेक्टली मेरा कोई संबंध है, इसका कोई दस्तावेज है? कांग्रेस पार्टी में है कोई मायका लाल जो ये दस्तावेज निकाल ले और कह दे कि नितिन गडकरी और अजय संचेती? दस्तावेज तो नहीं है, लेकिन इल्जाम पर इल्जाम कांग्रेस के लोगों ने अखबारों में कई बार उन्होंने कहा है, वो सब मेरे पास में है। देखिए, इल्जाम लगाने के बाद अगर आरोप साबित होता तो न्यायालय की जरूरत, अदालत की जरूरत। और एक मैगजीन ने ये लिखा कि उनके पास, ये तहलका मैगजीन, उसने लिखा कि तहलका के पास जो दस्तावेज हैं वो बताते हैं कि संचेती के संयुक्त उपक्रम को फायदा पहुंचाने के लिए पूरी निविदा प्रक्रिया को तोड़ा मरोड़ा गया। CMDC ने ऐसा किया। ये कागज उन्होंने एक अच्छी बात हुई, मैं 99 से सत्ता पर नहीं हूँ, मुझे आज ये कम से कम 12 साल हो गए। कॉन्ट्रैक्ट देने वाले NCP कांग्रेस सरकार, लेने वाले कॉन्ट्रैक्टर, इसमें करप्शन करने वाले अफसर और पॉलिटिशियन वो अलग, जिसका लेना नहीं, जिसका देना नहीं, जिसका कोई संबंध नहीं, ना एक पैसे का काम मैंने किसी को दिया, ना मैंने किसकी सिफारिश की। ये कौन सी न्यायपूर्ण अदालत है कि जो बोलती है कि नहीं, आरोपी नितिन गडकरी है, इसने स्कैंडल किया? मेरे तो समझ में नहीं आता। 1 रुपए की लैंड मैंने सरकार से नहीं ली, 1 रुपए का अनुदान मैंने सरकार से नहीं लिया। 15% ब्याज से हमारे सब ग्रुप में 400 करोड़ रुपए का कर्जा दिया। और दूसरा, आज आपको बताता हूं कि मैंने 14 महीने पहले मेरे सभी उपक्रमों से रिजिग्नेशन भी दे दिया। ये देखो, नितिन जयराम गडकरी, ये मेरा, ये जितनी संस्थाएं थी सब कंपनी का मैंने रिजिग्नेशन भी दे दिया। और मैंने कहा कि छोड़ दो, ये काहे के लिए पत्रकार पीछे लगते हैं। मैं आप 14 महीने से एक भी कंपनी में संचालक नहीं हूँ। ये फॉर्म 32 है जो कंपनीज के डायरेक्टर उनके यहाँ भरकर मैं सभी कंपनियों से मुक्त हुआ हूँ। मेरे कोई मालकी नहीं है, मेरा कोई संबंध नहीं है। ये इधर मालूम न होने का लोगों को लगता है कि मैं उद्योगपति हूँ, लेकिन मैं उद्योगपति नहीं आप हूँ। अच्छा काम कर रहे थे, आप खुद ही बता रहे हैं, कोऑपरेटिव बनाकर, तो इस्तीफा देने की क्या जरूरत थी? आप लोगों के तकलीफ के कारण। नितिन गडकरी उद्योगपति है, बिजनेसमैन है, उद्योगपति है, बिजनेसमैन है। अभी आज के स्थिति में अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, रजत जी बहुत ईमानदारी से मैं कह रहा हूं, अगर बीजेपी ने मुझे छुट्टी की और मुझे अगर यहाँ से अगर सहूलियत मिली तो मैं वापस गांव में जाकर मेरे एरिया के किसानों की आत्महत्या रोकना चाहता हूं। न मुझे बीजेपी की कोई सेकंड टर्म की आशा है, न देश का प्रधानमंत्री बनना है, न मंत्री बनना है। अब अगर मुझे करना है तो ये मेरे लिए शर्मिंदा करने वाली बात है
कि मैं जिस एरिया से आता हूँ वहाँ 10,000 किसानों ने आत्महत्या की है, उनकी जान बचाना ये मेरे लिए महत्वपूर्ण बात है। आज आपकी अदालत में जनता के सामने आप ये कह सकते हैं कि अगर अजय संचेती के साथ, शरद पवार के साथ, अजीत पवार के साथ किसी भी तरह के बिजनेस रिलेशन साबित हो, दस्तावेज हो, तो आप राजनीति छोड़ देंगे, पब्लिक लाइफ छोड़ देंगे? 101%, 101%। आप बिल्कुल सबको आह्वान कर दो, कांग्रेस वालों को, प्रूफ लाओ बोलना, गडकरी घर जाएगा अपना, उसको देव बोलना पड़ेगा। देखो, रतन टाटा ने, जब मैं मंत्री था तो रतन टाटा इस देश के प्रसिद्ध उद्योगपति है, उन्होंने मेरे बारे में बहुत अच्छा बोला है। तो क्या मैं टाटा का पार्टनर हूँ? धीरूभाई अंबानी ने मुझे कहा था, बुला के, उनको मैं टेंडर नहीं था, नाराज हुए थे। जब मैं उनको मिलने के लिए गया, आखिरी दिनों में थे, उन्होंने कहा नितिन तुम्हारी उम्र कितनी है? तो मैं उस समय कहा कि मैं मंत्री था, तो मैंने कहा मेरी 42 ईयर्स की। तो तुम मेरे बेटे जैसा है। मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो नहीं मिला, कोई इसके लिए अनिल और मुकेश जी साक्षी भी है। मुझे नहीं मिला कॉन्ट्रैक्ट, तो नहीं मिला, जाने दो। पर तेरे जैसे 5-6 लोग अगर देश में काम करेंगे तो देश का भविष्य बदलेगा। तो मैं क्या उनका पार्टनर हो गया? मेरा समझ में ना आता कि मैं कल अगर कोई फिल्म अभिनेत्री हमारे पार्टी में आई, प्रवेश किया, उसको गुच्छे दिया, तो गडकरी जी की उसके साथ शादी होने वाली है। तो या आखिर ये पार्टनर और ये इस प्रकार की अगर बातें चलेगी तो राजनीतिक जीवन में कोई काम कैसे करेगा? नितिन जी, मैं आपकी तारीफ में कुछ नहीं कहूंगा, वरना लोग कहेंगे कोई पार्टनरशिप है। आपकी अदालत में बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी पर इल्जाम है कि इनकी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस में सांठगांठ है। नितिन जी, अरविंद केजरीवाल ने यह पब्लिकली कहा कि नितिन गडकरी, सोनिया गांधी, मायावती, मुलायम सिंह, शरद पवार, सुषमा स्वराज, ये सब आपस में मिले हुए हैं, कोई एक दूसरे के खिलाफ कुछ नहीं करता। केजरीवाल जी को नेता बनना है तो जरूर बने और पार्टियां खोले, हमें कोई चिंता नहीं है, जिसको लड़ना है चुनाव लड़ ले। पर ये बात करना कि आज हम हर जगह पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं और हमारे चुनाव में लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मायावती जी, मुलायम सिंह जी, बीजेपी अलग अलग लड़े हैं। परसों हमने कांग्रेस पार्टी को उत्तराखंड में चुनाव में हराया, हम वहाँ जीते हैं। और मेरे समझ में नहीं आता कि हमारी साठगांठ है, ये कितना हास्यास्पद। नितिन जी का कहना है कि ये सब एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं, कभी कभी गाली भी देते हैं, लेकिन एक दूसरे के काम करते हैं। कांग्रेस विरोध में जो स्पेस है उसमें उनको ऑक्यूपाई करने के लिए वो ये कह रहे हैं कि सब राजनीतिक पार्टी चोर है, सब नेता नालायक है और सबके आपस में साठगांठ है और देश में एक ही ईमानदार व्यक्ति है, एक ही अच्छा व्यक्ति है जिसकी किसी के साथ साठगांठ नहीं, उस व्यक्ति का नाम केजरीवाल है। मेरा कहना है कि देखो, मैं उनका नाम लेकर भी कभी बोलता नहीं। मेरा उनसे एक अनुरोध है नम्रतापूर्वक, आप आपके जीवन में ईमानदार होंगे, दूसरे भी लोगों के जीवन में उनकी भी ईमानदारी उनकी जीवन की पूंजी है और आपको ये अधिकार नहीं है कि उनके ऊपर ऐसे गलत ये करके उनको अटैक करना। और इस प्रकार से देखो, अगर इस देश का क्या होगा? ये मीडिया ऐसी है, ये राजनीति सब चोर है, सब भ्रष्ट है। लोकतंत्र ये अवेलेबल बेस्ड सिस्टम के लिए हमने स्वीकार किया। नितिन जी, ये सही नहीं है कि कांग्रेस और बीजेपी में ये कम से कम साठगांठ है कि आप हमारे दामाद के बारे में मत बोलो, हम आपके दामाद के बारे में नहीं बोलेंगे? क्योंकि आप अन्याय कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर। मैंने खुद बोला है कि कांग्रेस, जैसे मैं कह रहा हूं कि मेरे ऊपर किसी भी आरोप अगर होते तो उसके जांच के लिए मैं चाहे जिस पद्धति से तैयार हूं, मेरी इंक्वायरी करिए। तो मैंने खुद अपने स्टेटमेंट में कहा कि कांग्रेस पार्टी के सोनिया जी के दामाद पर अगर आरोप हो रहे हैं तो उन्हें कहना चाहिए कि हम इंक्वायरी के लिए तैयार हैं, आप डरते क्यों? नहीं नितिन जी, ये आरोप 1 साल पहले इकोनॉमिक टाइम्स में छपे थे, लेकिन इसको तो भारतीय जनता पार्टी ने इशू नहीं बनाया। आपकी पार्टी के निशिकांत दुबे MP हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में सवाल रखा, इस पर कोई बहस नहीं हुई। इस देश में 2G स्पेक्ट्रम का करप्शन किसने बाहर निकाला? इस देश में कॉमनवेल्थ गेम का करप्शन किसने बाहर निकाला? इस देश में ब्लैक मनी का विषय सबसे पहले किसने उठाया? नहीं, इल्जाम यह है नितिन जी कि जो परिवार जब सामने आ जाते हैं तो एक दूसरे के परिवार के बारे में नहीं बोलते। देखिए, हमारा परिवार का कोई अड़चन नहीं, हम आपको भी छूट दे रहे हैं, कांग्रेस को भी छूट दे रहे हैं, हमको किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए। अगर हमने गलती नहीं की तो हम डरेंगे क्यों? मैं सभी देश के राजनीतिक नेताओं को, पत्रकारों को आह्वान करता हूं, अगर मैंने कोई गलत किया होगा तो लिखो, मैं किसी भी इंक्वायरी के लिए तैयार हूं, कोई हमारे मन में डर नहीं है।
और इसलिए मेरा कहना यह है कि इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी ने भी भूमिका ली। क्या ये सच है कि नहीं है कि रॉबर्ट वाड्रा के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी ने सवाल नहीं उठाए, उतनी तल्खी से बात नहीं की जैसा दूसरे लोगों के बारे में बात करते हैं? देखिए, इकोनॉमिक टाइम्स में ये आए थे, बाद में इसके बारे में डिटेल कागज स्टडी करके अगर होंगे तो उठाना चाहिए, ऐसा मत भी तय हुआ था। पर इसकी जितनी डिटेल जानकारी चाहिए इसका, क्यों एक बात है हम केजरीवाल जैसे नहीं है, नहीं तो हमारी फजीत हो गई ना अब सब बातों में। तो भाई पहले किसी भी एविडेंसेस मिलाओ फिर बात करो। अगर हमारे पास पूरे एविडेंसेस नहीं है तो केवल मीडिया ने कुछ लिखा है इसके आधार पर कहे। अब तो मीडिया ने तो मुझे घोटाला किया, बैंक क्या जगह दबाई। अब मैंने पूछा आपको, आप देश के सबसे अच्छे जर्नलिस्ट है बड़े, कि मैंने कौन सी जगह दबाई, आप नाम बताओ, उसका गवर्नमेंट का रिकॉर्ड नंबर बताओ, तो कुछ नहीं है। पर डमरू बजा के जो बजाते रहे जगह पर दबाई। तो यह कभी कभी क्या है कि एविडेंस अगर होगा तो आरोप होना चाहिए। और ये कुछ बातें जैसे हमने उठाई तो कुछ बातें दूसरे पार्टियों ने उठाई। डमरू बजाने वाले हैं उनके बारे में कांग्रेस का कहना यह है कि आपकी पार्टी के नेता ही केजरीवाल और इंडिया अगेंस्ट करप्शन को फीड करते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी क्या कहती है और बीजेपी क्या कर रही है और केजरीवाल क्या कह रहे हैं, ये देखो। अब केजरीवाल जी की राजनीतिक पार्टी बनी है, उनको दिल्ली की विधानसभा लड़नी है, और दिल्ली की विधानसभा लड़नी है तो बीजेपी का जो स्पेस है, क्योंकि कांग्रेस का वोट कांग्रेस के पास जाएगा, जो कांग्रेस के विरोध में जो स्पेस है वो उसको मिलाना चाहते हैं, इसलिए वो स्टेटमेंट दे रहे। और इसीलिए शायद एक और भी बात मैंने सुनी, वो आपके लिए इसलिए नाराज है कि अन्ना हजारे को उनसे अलग करने में मैंने प्रमुख भूमिका ली। अब मैं 2.5 साल से अन्ना हजारे को मिला भी नहीं, कोई फ़ोन पर भी मेरी बातचीत नहीं हुई है। लेकिन आपका असर इतना है कि वैसे ही अलग हो गए। अब लेकिन अभी जो मनीष तिवारी ने बात कहा वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि नितिन गडकरी पर हमले के पीछे बीजेपी के कुछ लोग हैं और उनका मकसद है नरेंद्र मोदी को मजबूत करना और नितिन गडकरी को कमजोर करना। कांग्रेस का तो बैंड बाजा बज गया अभी, तब उनको लगता है कि अब बीजेपी का भी बैंड बाजा बजाए तो कुछ ना कुछ ऐसा कहे कि इनके बारे में, इनके सपोर्टर में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए। मेरी माँ एमएलए नहीं थी, मेरे पिता एमपी नहीं थे, ना मेरे माँ बाप कोई बड़े नेता थे। ऐसा सामान्य घर का एक छोटा व्यक्ति इस पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है, क्योंकि इस पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ये माँ बेटों की और पिता पुत्र की पार्टी है। जनता में बहुत सारे लोग हैं जो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। ये एक आम नागरिक के कारण मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि जिस तरह से महंगाई रूपी राक्षस ने जनता को घेरा हुआ है, आप 2014 में आने वाले हैं, ऐसा लगता है। क्या आपके आने के बाद ये महंगाई रूपी राक्षस को आप मार पाएंगे? महंगाई का प्रमुख कारण है भ्रष्टाचार। अभी ये तीनों स्कैंडल जो हुए, 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ गेम और कोलगेट, ये CAG कह रही कि 4,38,000 करोड़ के स्कैंडल्स हुए हैं। और इसके अलावा 21 लाख करोड़ ये विदेशी बैंकों में काला धन है। तो ये टोटल अगर की जाए तो ये 21 लाख और ये 4,38,000 करोड़, यानी 25,38,000 करोड़ रुपए, इसका उपयोग अगर देश में गरीबों के कल्याण के लिए अगर योजना आती है तो लाखों करोड़ों घर बन सकते हैं, रोड बन सकते हैं, बिजली मिल सकती है, युवाओं को रोजगार मिल सकता है, देश का भविष्य और तकदीर बदल सकता है। मैं विश्वास के साथ बता देना चाहता हूं कि जब भी चुनाव हो हम जीतेंगे और 2 साल के अंदर हम महंगाई कम करके आपको अच्छा और सुसह्य जीवन देंगे, ये मैं आपको वचन देना चाहता हूँ। नितिन जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह दुनिया के बड़े अर्थशास्त्री माने जाते हैं, ईमानदार आदमी है, वो ये सब नहीं कर पाए, आप कैसे कर पाएंगे? अब गुजरात की सरकार देखो कैसा काम करी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। मध्य प्रदेश की सरकार ने 18% एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 2.4% से वहां लेकर गए। छत्तीसगढ़ की सरकार ने कैसे अच्छा काम किया। तो हमने करके दिखाया है, हम करके दिखा सकते हैं और हम करके दिखाएंगे, ये बात मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूं। आपकी अदालत में आज हमने सवाल पूछे, इल्जाम लगाए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन गडकरी पर। आपकी अदालत में अब वक्त है आज के जज परंजय गुहा ठाकुरता के फैसले का। मैंने ध्यान से सुना नितिन जी, जितने कठिन सवाल रजत जी ने उठाया, आप लोग ने उठाया, आसान से जवाब दिया। उन्होंने कहा मैं उद्योगपति नहीं हूं, मैं सोशल एंटरप्रेन्योर हूं। भारतवर्ष में कितने ऐसे सोशल एंटरप्रेन्योर है जिसके पास 10 करोड़ का संपत्ति है? ये भी एक सवाल मेरा दिमाग में आया। और आने वाले समय बताएंगे कि सचमुच अगर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व में गठबंधन सरकार भारतवर्ष में आता तो हम लोग 3 साल में बेरोजगारी खत्म हो जाएगा, खाद्यान्न का दाम कम हो जाएगा, किसान आत्महत्या करना बंद कर देगा, हम
कलयुग से राम राज्य तक पहुंच जाएंगे 3 साल में। तो मैं भी उनके तरह इतना आशावादी नहीं हूं और भारतवर्ष का जनता ही बताएंगे कि आने वाले समय क्या भारतीय जनता पार्टी, और सचमुच ये जितने सारे आरोप लगाए अरविंद केजरीवाल जी, आईएससी, इनका छवि जहां पे था वहां पे है कि खराब हो गया। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और नितिन गडकरी का छवि ज्यादा उज्जवल नहीं हुआ ये सारे आरोप के बारे में। उन्होंने खुद कहा इमेज एक है, रियलिटी और कुछ है, और परसेप्शन और कुछ है। और हमारे देश के आम जनता समझदार भी है बहुत। हमें उम्मीद है, हमें विश्वास है नितिन गडकरी ने जो कुछ कहा वो जनता तक बात पहुंचेगी, और सच्चाई कितनी है ये जनता तय करेगी। आखिरी फैसला आपके हाथ में, देश की जनता के सामने है। हम आपसे मिलेंगे अगले सप्ताह एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।